जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th यूनिट 2 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 को सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से खंडित चर है। खंडित चर है छात्रों की संख्या। क्यों है? क्योंकि खंडित चर वे चर होते हैं जिन्हें हम खंडित नहीं कर सकते, जैसे कि परिवार में बच्चों की संख्या है तो ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन हम कहें कि ये 2.5 हो जाए तो 2.5 बच्चा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? खंडित चर। निम्न श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 कैसी श्रृंखला है? यह समावेशी श्रृंखला है। समावेशी श्रृंखला क्यों है? क्योंकि इसमें जो अंक दिए हैं उनका समावेश उसी श्रृंखला में, जैसे 10 से 14 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं और 10 और 14 दोनों भी इसी श्रृंखला में शामिल होगी, ना कि किसी आगे वाली श्रृंखला में। वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्वों को शामिल किया जाता है वो उसे हम जनगणना कहते हैं। जनसंख्या के सभी तत्व यानी ये हो गई पूरी आपकी क्लास के बच्चे, और इसमें से केवल 2 यदि हम सारे बच्चों के ऊपर अनुसंधान करेंगे तो हमारी ये पूरी क्लास क्या कहलाएगी? जनगणना। जनसंख्या के सभी तत्व किस में शामिल होते हैं? जनगणना में। सारणी के मुख्य अंग क्या है? जब हम कोई सारणी बनाते हैं तो उसमें हम सबसे ऊपर शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक टिप्पणी लिखते हैं, उसके ऊपर सारणी संख्या लिखते हैं, यानी ये सभी सारणी के प्रमुख शीर्षक हैं। आयात चित्र है। आयात चित्र जो होता है वह द्विविमीय आरेख होता है। द्विविमीय का अर्थ होता है कि जो आयात चित्र होता है उसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, 2 चीज़ें होती हैं, इसलिए द्विविमीय। मध्यिका की गणना होती है। मध्यिका की गणना औज़ाई वक्र से होती है। इस औज़ाई वक्र जो होता है उससे हम मध्यिका निकाल सकते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन कौन करता है? NSSO सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या है? श्रेष्ठ प्रश्नावली यानी जब आप जनसंख्या करने आपके घर कोई आता है तो वह एक प्रश्नों की सूची लेकर आता है, उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। उसमें प्रश्नों की संख्या कम होना चाहिए, वह सरल होना चाहिए, उसमें प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए, यानी सही आंसर है डी। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वेक्षण के लिए। सर्वेक्षण अर्थात जैसे जनसंख्या की गणना करने के लिए कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो वो जो एक प्रश्नों की सूची लाता है उससे आपसे प्रश्न पूछता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वेक्षण। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समग्र के एक छोटे भाग को कहते हैं। ये पूरी क्लास आपका समग्र हो गया, इसमें से हमने 2 बच्चों को किसी काम के लिए छांट लिया, तो ये दोनों बच्चे क्या कहलाएंगे? न्यादर्श। समग्र के छोटे से भाग को हम क्या कहेंगे? न्यादर्श। एक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 10 से 20 का वर्ग है तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10 का, तो 10 को हम क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल कहेंगे। स्थान के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहते हैं? स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हम यदि भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या को लिखें तो ये हमने स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जनसंख्या का, तो ये कहलाएगा स्थानिक वर्गीकरण। गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े डैश कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े। यदि गणनाकार यानी जनगणना करने वाला व्यक्ति आपके घर आकर जो आंकड़े प्रश्नावली में लेके जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि वह स्वयं एकत्रित कर रहा है। डैश विधि द्वारा प्रयोग समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। यदि हम पूरी क्लास के बच्चों का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगी? संगणना विधि, और कुछ बच्चों का अध्ययन करें तो निदर्शन।
डैश चित्र में सभी मदों को कोणों में बदला जाता है। वृत्त चित्र जो होता है, जब हम वृत्त चित्र बनाते हैं तो हम आंकड़ों को किस में बदल लेते हैं? कोणों में बदल लेते हैं। सही गलत बताइए। नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ता के प्रशिक्षण पर निर्भर होती है। एक जांचकर्ता को हम जितना अच्छा प्रशिक्षण देंगे, नमूना उतना ही अच्छा विश्वसनीय निकाल पाएगा। सत्य कथन है। वर्गीकरण सारणीयन का प्रथम चरण है। पहले हम जनसंख्या को स्त्री और पुरुष में अलग अलग वर्गीकृत कर लेते हैं, बाद में उसी को हम सारणी में लिख देते हैं। तो यह कथन क्या है? सही है। खंडित श्रृंखला में आंकड़े भिन्नों में व्यक्त किए जा सकते हैं। खंडित श्रृंखला जो होती है उसमें आंकड़ों को खंडित नहीं किया जाता, भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, तो यह कथन असत्य है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, यह कथन असत्य है। हिस्टोग्राम केवल समान अंतराल के लिए खींचा जा सकता है, यह भी असत्य है, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बने। हिस्टोग्राम ऐसा भी बन सकता है, असमान वर्ग अंतराल के लिए भी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। दंडों के मध्य समान अंतर होना चाहिए। जब हम दंड चित्र बनाते हैं तो जो दो दंडों के मध्य का अंतर होता है वो अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, जबकि इसमें असमान लिखा है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है दैव निदर्शन पर। क्लास में से कुछ बच्चों को छांटना है, तो हमने सारे बच्चों की चिट डाली और उसमें से 2 चिट निकाल ली और 2 बच्चों का चयन उसमें से कर लिया, तो ये क्या हो गया? देव निदर्शन। इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। चरों के मूल्यों को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। प्रकाशित स्रोत से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। जैसे आपने जनगणना के जो प्रकाशित आंकड़े थे उनमें से जनसंख्या को अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखा, तो आपके आंकड़े क्या होंगे? द्वितीयक, क्योंकि वो आपने एकत्रित नहीं किए हैं। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में। रेखा चित्र यानी लाइन डायग्राम, ये खंडित श्रेणी और बहुलक की गणना हम आवृत्ति आयात चित्र के द्वारा कर सकते हैं। एक शब्द में उत्तर दें। आयात चित्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप निकाली जा सकती है? बहुलक। वृत्त चित्र में कितने अंश होते हैं? एक वृत्त जो होता है उसमें 90-90 के 4 कोण होते हैं। पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। सारणी के खातों, ये गलत है। खानों को शीर्षक को क्या कहा जाता है? सारणी के खानों के शीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहा जाता है। किसी सारणी के 2 प्रमुख घटक सारणी संख्या और शीर्षक होते हैं। CSSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसका पूर्ण नाम है। सविचार निदर्शन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सोच विचार करके निदर्शन यानी सैंपल का चयन करना। जैसे यदि हमें 2 बच्चे क्लास से चुनना है और उन्हें टीचर सोच विचार करके चुने, तो वो क्या हो जाएगा? सविचार निदर्शन। सविचार निदर्शन समग्र से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत बताइए। सरकारी प्रकाशन। जैसे द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें कोई अन्य अनुसंधानकर्ता एकत्रित करके लाता है और हम उनका अपने क्वेश्चन के आंसर में, जैसे हमने जनगणना लिखी, तो वो क्या होगी? द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े हमें कहाँ से मिल सकते हैं? जनगणना से मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO आदि की रिपोर्ट के जो प्रकाशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के दोष बताइए। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है कि एक व्यक्ति आपके घर आता है, आपसे प्रत्यक्ष रूप से जनगणना के आंकड़े एक प्रश्नावली में भर के ले जाता है, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसका पहला दोष है विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, यानी हर व्यक्ति के घर जाना बहुत कठिन होता है, इसलिए विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र के लिए यह विधि
अनुपयुक्त होती है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना, चूँकि ये व्यक्ति यदि चाहे कि किसी एक व्यक्ति की गलत जानकारी लिखे तो वह ऐसा कर सकता है, इसमें व्यक्तिगत पक्षपात किया जा सकता है। लंबी एक एक के घर जाएंगे तो लागत भी ज़्यादा आएगी और अवधि भी, समय भी अधिक लगता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण, पायलट सर्वे का अर्थ बताइए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सर्वेक्षण करने के लिए हमने एक प्रश्नावली बनाई, जनगणना की प्रश्नावली बनाई, इसमें कोई गलती है या नहीं है, ये हम पूरे भारत में जनगणना ना करके हम केवल एक छोटे से क्षेत्र पर जाकर इस प्रश्नावली को पूछें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्नावली में कोई त्रुटि है या नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रायोगिक सर्वेक्षण। यानी हम प्रयोग करके देखते हैं, मूल सर्वे करने से पहले हम प्रयोग करके देखते हैं कि प्रश्नावली हमने सही बनाई है या नहीं। प्रायोगिक सर्वेक्षण बड़े प्रतिदर्श के स्थापन पर। बड़ा प्रतिदर्श क्या हो गया? पूरे भारत की जनगणना। छोटा प्रतिदर्श किसी जिले की अकेले हमने जनगणना करके यह देखा कि प्रश्नावली ठीक बनी है या नहीं। बड़े प्रतिदर्श के स्थान पर छोटे प्रतिदर्श का प्रयोग करके प्रश्नावली का परीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न, यह देखा जाता है कि प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं वो अनुकूल हैं अथवा नहीं। प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है? जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी अनुसंधान करते हैं तो पूरी क्लास के बच्चे समग्र हो गए और इसके में से हमने 2 बच्चे छांटे तो वो क्या हो गया? निदर्शन। अब यदि ये 2 बच्चे होशियार हुए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि क्लास होशियार है। ये 2 बच्चे यदि कमज़ोर निकले तो निष्कर्ष निकलेगा कि बच्चे कमज़ोर हैं। तो यही क्या होती है? प्रतिचयन त्रुटि, क्योंकि क्लास में तो सभी प्रकार के बच्चे होंगे। तो प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है कि वास्तविक मूल्य यानी हम एक एक बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछें तब निष्कर्ष निकालें कि क्लास कैसी है। निदर्शन मूल्य यानी हमने केवल 2 बच्चों से प्रश्न पूछे और निष्कर्ष निकाल दिया कि क्लास होशियार है या कमज़ोर। तो इन दोनों के जो मूल्य है उसमें अंतर को हम क्या कहेंगे? निदर्शन त्रुटि। कि हमने ये जो निदर्शन यानी सैंपल लिया उसको लेने में क्या त्रुटि कर दी, क्या इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ गए या केवल होशियार बच्चे आ गए या फिर केवल कमज़ोर बच्चे आ गए। समान परिस्थितियों में प्रतिदर्श निष्कर्ष और संगणना निष्कर्ष में अंतर को प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। प्रतिदर्श निष्कर्ष मतलब केवल ये 2 बच्चों के संबंध में हमने जो निष्कर्ष निकाला। संगणना निष्कर्ष यानी पूरे बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ के जो निष्कर्ष निकाला। चर के उदाहरण लिखिए। चर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर या विविक्त चर। सतत चर जैसे ऊंचाई, समय, तापमान, आयु। असतत चर जैसे कारों की संख्या, वास्तविक स्थानों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, उद्योगों का सर्वेक्षण करता है और फसलों का सर्वेक्षण करता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़ों में भेद बताइए। गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं? गुणात्मक आंकड़े जिनको कि हम केवल गुण में व्यक्त कर सकते हैं। गुण के आधार पर यदि हम मान लीजिए कि वर्गीकरण कर रहे हैं तो गुण के आधार पर हम क्या, जैसे हम स्त्रियों की संख्या अलग लिख दें और पुरुषों की संख्या अलग लिख दें तो ये किस आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा? ये गुणात्मक वर्गीकरण होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष जो लिंग है वो एक गुण कहलाता है। जब गुणात्मक आंकड़ों में हम क्या करते हैं, जब हम समांकों को यानी आंकड़ों को गुण के आधार पर, यानी हमने स्त्री और पुरुष को अलग अलग, स्त्री में अलग गुण है और पुरुष में अलग गुण है, गुण के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, गुणात्मक वर्गीकरण होगा। जब हम मात्रा के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, जैसे कि हमने 5 फीट के बच्चे और 6 फीट के बच्चे, ये 2 आधार पर बच्चों को वर्गीकृत करा तो ये क्या हो गया?
ऊंचाई मात्रा है तो इसी को हम मात्रात्मक वर्गीकरण कहेंगे। कालानुक्रमिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? कालानुक्रमिक वर्गीकरण यानी काल यानी समय के आधार पर जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे 2001 और 2000 की जनसंख्या को हम अलग अलग लिखें तो ये वर्गीकरण क्या होगा? कालानुक्रमिक, क्योंकि हमने समय के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया है। अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक तत्व बताइए। जो जनगणना करने आपके घर आता है व्यक्ति, वो एक प्रश्नावली लेके आता है। उस प्रश्नावली में क्या गुण होना चाहिए? उद्देश्य के अनुकूल, यानी उसे जो उद्देश्य है, उसे विकलांग, गरीब, कितने लोग हैं, इसकी जनसंख्या लेना है तो प्रश्नावली में इससे संबंधित प्रश्न पूछे, यानी प्रश्नावली उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। सुनियोजित एक योजना करके बनाना चाहिए। इसमें प्रश्न कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। चित्रमय प्रदर्शन के 2 लाभ बताइए। जब चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है तो उससे क्या होते हैं कि आंकड़े सरल और सुबोध हो जाते हैं। बहुत सारे आंकड़ों को एकीकृत करके एक छोटे से चित्र में दर्शाया जा सकता है। अधिक समय तक स्मरणीय, यदि आंकड़े लिखे हों तो हमें उतने लंबे समय तक याद नहीं रहते। यदि उन्हीं आंकड़ों का एक चित्र बना दिया जाए तो वह हमें लंबे समय तक याद रहता है। आवृत्ति आयात चित्र, हिस्टोग्राम को समझाइए। हिस्टोग्राम क्या होता है कि जब हम आयात चित्र बनाते हैं और आयातों को एक दूसरे से सटे हुए रूप में बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति आयात चित्र। ये अखंडित श्रृंखला में जो आंकड़े होते हैं उसमें आयातों को हम एक दूसरे से जुड़े हुए प्रदर्शित करते हैं तो उसे आवृत्ति आयात चित्र कहते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण बताइए। अच्छी जो प्रश्नावली पूछने वाला आपके घर आता है, प्रश्नों का आकार उचित होना चाहिए और प्रश्न क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी पहले हम ये पूछें कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, तो ये गलत प्रश्न होगा। पहले हमें पूछना चाहिए कि आपका विवाह हुआ है क्या नहीं। यदि विवाह हो गया है तो बच्चे वाले प्रश्न हमें पूछना ही नहीं है।